मॉर्निंग एवरीवन। जो भी ज्वाइन कर रहा है जय हनुमान जी कर दो। स्क्रीन और वॉइस आ रही है क्लियर आपको? एक बार यस करना चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके बोलना। यस सर। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। हम वेक्टर इक्वेशंस कर रहे थे। वेक्टर इक्वेशंस हमने खत्म कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हमें करना है रेसिप्रोकल सिस्टम, जो इसका आखिरी टॉपिक है, और फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इधर ध्यान दो। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये भी डेफिनेशन है आपको। जैसे आपने वेक्टर डबल प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी टाइप से ये भी एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? ए डैश स्केलर डबल प्रोडक्ट के सिस्टम को हम रेसिप्रोकल सिस्टम बोलते हैं एक्चुअली में। तो ए डैश बी डैश सी डैश इज नोन एज रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ scalar double product of ABC if and only if A dash dot A is equal to 1, B dash dot B is equal to 1, C dash dot C is equal to 1। ठीक है, A dash B dash C dash को हम रेसिप्रोकल सिस्टम बोलते हैं ABC का if and only if A dash dot A is equal to 1, B dash dot B is equal to 1, C dash dot C is equal to 1। एंड इसके साथ एक और कंडीशन होती है, A dash B dash C dash का स्केलर डबल प्रोडक्ट इनटू ABC का स्केलर डबल प्रोडक्ट ये भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी इन डेफिनेशन की हेल्प से हम ए डैश बी डैश सी डैश निकाल सकते हैं। तो जो हमारा ए डैश आता है वो किसके बराबर आता है? इन दोनों को सोच के अगर आप देखोगे ना, अभी मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, वो इसको सेटिस्फाई करा के चेक कर लेंगे। बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी आता है ए डैश। वो साइक्लिक ऑर्डर में ए डैश में क्या बनेगा? बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। तो ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में जैसे होते हैं। ठीक है, बी डैश जो आएगा वो क्या होगा? बी सी होता है, तो सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। ठीक है, सिमिलरली सी डैश जो होगा वो आएगा सी ए बी सी। तो सी के बाद ए आता है, तो ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी, ये टर्म आएगी। ठीक है, तो ए डैश किसके बराबर आ जाएगा? बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। बी डैश आ जाएगा सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। सी डैश आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। ठीक है, अच्छा अब इसको आप चेक करना चाहते हो तो चेक करते हैं। पहले ए डैश डॉट ए निकालो। ए डैश डॉट ए निकालोगे तो वो क्या होगा? इसका बी क्रॉस सी का डॉट ए के साथ जाएगा, तो आप इसको लिख लोगे ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। तो ये क्या बन जाएगा? क्योंकि डॉट में आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस में फर्क पड़ता है। तो ये ए बी सी बाई ए बी सी कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सिमिलरली बी डैश डॉट बी निकालो। बी डैश डॉट बी ये किसके बराबर आ जाएगा? सी ए बी आ जाएगा। डॉट लोगे तो नीचे आपके पास ए बी सी है, तो ए बी सी और सी ए बी क्या है? सेम ही है, इसलिए ए बी 1 आ जाएगा। सिमिलरली सी डैश डॉट सी कितना आ जाएगा? वो भी ए बी सी आ जाएगा। और क्या टर्म आ जाएगी? ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। तो ए बी सी बाई ए बी सी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए? ए डैश डॉट ए भी 1 आ रहा है, बी डैश डॉट बी भी 1 आ रहा है, सी डैश डॉट सी भी 1 आ रहा है। अब एक और चीज चेक करनी है कि ए डैश
बी डैश सी डैश इंटू ए बी सी वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो ए डैश हमारा अब किसके बराबर है, बी क्रॉस सी बाय ए बी सी, सी क्रॉस ए बाय ए बी सी, ए क्रॉस बी बाय ए बी सी, ठीक है। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एबीसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर आपको याद हो कि एबीसी जो है ये डिटर्मिनेंट है, स्केलेटेबल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या होता है, डिटर्मिनेंट की तरह बिहेव करता है। तो इस रो में से भी, इस रो में से भी और इस रो में से भी सब में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है, वन बाय एबीसी, वन बाय एबीसी, वन बाय एबीसी, तो वन बाय एबीसी का होल क्यूब ये कॉमन आएगा, ठीक है। एक एबीसी यहाँ बैठा हुआ है, इसको भी आगे लिख देते हैं एबीसी जो बैक साइड पे बैठा हुआ है। और ये क्या बच जाएगा हमारे पास, इसको साइक्लिक ऑर्डर में घुमा सकते हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। अब ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्या होता है, एबीसी का होल स्क्वायर। अब कैसा जगह एबीसी इंटू एबीसी का होल स्क्वायर अपॉन एबीसी का होल क्यूब, ये किसके बराबर आ जाएगा, वन के बराबर, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आ जाएगा कि अगर ए डैश बी डैश सी डैश को हम ए बी सी का रेसिप्रोकल सिस्टम बोल रहे हैं, तो ए डैश डॉट ए वन होगा। ये बेसिकली वैसे ही होगा ना रेसिप्रोकल सिस्टम, इसको क्यों बोला जाता है, जैसे एक्स वाई अगर वन है तो एक्स और वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ए डैश डॉट ए भी वन है, बी डैश डॉट बी भी वन है, सी डैश डॉट सी भी वन है। तो ए डैश बी डैश सी डैश इंटू ए बी सी करेंगे तो वन के बराबर आना चाहिए। ए डैश डॉट ए, बी डैश डॉट बी, सी डैश डॉट सी भी वन के बराबर आना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ए डैश जो है वो किसके बराबर होता है, बी क्रॉस सी अपॉन एबीसी, बी डैश किसके बराबर होता है, सी क्रॉस ए अपॉन एबीसी, सी डैश किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी अपॉन एबीसी। इसका क्वेश्चंस में यूज कैसे आएगा भी देखेंगे। अच्छा अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये तो ये इसकी डेफिनेशन। कुछ चीजें जो है उनका डेरिवेशन वगैरह नहीं है, जैसे अगर हम बोले कि भाई डॉट प्रोडक्ट का क्या डेरिवेशन है, कुछ डेरिवेशन नहीं है, वो डिफाइन क्या हुआ है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सिमिलरली ए क्रॉस बी भी डिफाइन किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में डिफाइंड है। अब पहली प्रॉपर्टी है इसमें ए डैश डॉट ए, ये तो आपने देख लिया वन के बराबर होता है, ठीक है। ए डैश डॉट बी लोगे तो वो जीरो के बराबर होता है, ए डैश डॉट सी लोगे तो ये भी जीरो के बराबर होता है। सिमिलरली आपने ये देख लिया बी डैश डॉट बी वन के बराबर होता है, बी डैश डॉट सी निकालोगे वो भी जीरो के बराबर आएगा, बी डैश डॉट ए निकालोगे वो भी जीरो के बराबर आएगा, सी डैश डॉट सी निकालोगे वो वन आएगा, सी डैश डॉट ए जीरो आएगा और सी डैश डॉट बी भी जीरो आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, जैसे कोई भी एक चेक कर लेते हैं, मान लो ए डैश डॉट बी चेक करना है आपको। तो ए डैश क्या था, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, ये टर्म थी ना, और इसका डॉट बी के साथ लेना है। तो ये टर्म ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगी, बीबीसी। तो बीबीसी और नीचे आपके पास क्या बन जाएगा, एबीसी। तो बीबीसी बाई एबीसी कितना हो जाएगा, बीबीसी में दो रो सेम हो गई तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ आ गया। तो ए डैश डॉट बी, ए डैश डॉट सी, बी डैश डॉट सी, ऐसे ए डैश डॉट बी जीरो होगा, ए डैश डॉट सी जीरो होगा, बी डैश डॉट सी जीरो होगा, बी डैश डॉट ए जीरो होगा। समझ आ गया होगा। ए डैश डॉट ए के साथ तो वन बना रहा है, बट उसका अगर बी और सी के साथ डॉट लोगे तो वो उसको जीरो बना देगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक सेकंड पॉइंट जो है, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका क्वेश्चंस में यूज होता है। इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, अब नॉन कोप्लेनर अगर वेक्टर है तो वो थ्री डी वेक्टर बन जाएगा। आपको कोई भी एक वेक्टर एज्यूम करना है तो आप कैसे करते थे, लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी लिख लेते थे ना। आर वेक्टर को लिख लेते हो लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी, ठीक है। तो अगर ए बी सी हमारे पास तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो क्या होगा, एबीसी का ये जो डिटर्मिनेंट है या स्केलेटेबल प्रोडक्ट है ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपको ये बताया हुआ है अगर एबीसी जीरो हो रहा है, स्केलेटेबल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी जीरो हो रहा है, इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन में है, क्योंकि वो पैरेललोपाइपेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। और अगर ये जीरो नहीं हो रहा है तो पैरेललोपाइपेड बनेगा जिसका कुछ वॉल्यूम होगा। समझ पा रही हो ये वाली बात। तो अगर ये तीनों नॉन कोप्लेनर हैं देन पक्का से हम ये जानते हैं कि भाई ए बी सी इंटू ए डैश बी डैश सी डैश ये वन के बराबर होता है। अब अगर ये नॉन जीरो है तो पक्का से इसको भी क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो, ठीक है। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि भाई ए डैश बी डैश सी डैश जो वेक्टर बनेंगे दीज आर आल्सो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स।
ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? 3D वेक्टर, हाँ वही मैं कह रहा था, अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर है, इफ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर, देन आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी, ऐसा लिखते हो आप जनरली। और आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए डैश प्लस म्यू बी डैश प्लस डेल्टा सी डैश। ठीक है, तो ये आर वेक्टर जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी अपॉन एबीसी। ठीक है, मान लो एबीसी को हमने म्यू में घेर दिया, इसमें लैम्डा में घेर दिया, तो ये आ जाएगा सी क्रॉस ए बी सी क्रॉस ए डेल्टा ए क्रॉस बी। समझ गए? तो आप वो भी लिख सकते हो बी क्रॉस सी अपॉन एबीसी, एबीसी तो कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको आप लैम्डा में भी पुट कर सकते हो। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कि अगर एबीसी को नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो आपका एक 3D वेक्टर लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी भी लिख सकते हो आप, और लैम्डा बी क्रॉस सी प्लस म्यू सी क्रॉस ए प्लस डेल्टा ए क्रॉस बी भी लिख सकते हो। ठीक है, और फोर्थ तो प्रॉपर्टी हम देख ही चुके हैं, वो प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन ही है बेसिकली, ए बी सी इंटू ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? ये बताओ मुझे, जो भी मैंने अभी तक बताया ये डेफिनेशन थी, ये क्लियर हो गई? ऑल क्लियर कर दो इसमें चैट बॉक्स में। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन हो गए थे 50 हो गए थे ना? हाँ ठीक है, प्रॉब्लम 51। ये करो, एक बार ट्राई करो इसका, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ सिस्टम ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। हमें रेसिप्रोकल सिस्टम निकालना है आई कैप जे कैप के कैप का। करो एक बार सॉल्व करके बताओ मुझे, बहुत सिंपल है। जल्दी से आंसर लिखो चैट बॉक्स में। देखो, आई डैश किसके बराबर होगा? जे क्रॉस के अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के, ये तो होगा ना? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के निकालो पहले तो। ये किसके बराबर होगा? आई क्रॉस जे डॉट के। अब आप जानते हो आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में होता है, आई जे क्लॉकवाइज सेंस में। आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? के बराबर, तो के डॉट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जे क्रॉस के या आई कैप डिवाइडेड बाय 1। तो आई का रेसिप्रोकल आई ही है। ठीक है, ऐसे अगर आप जे डैश निकालोगे तो जे डैश आपके पास आ जाएगा आई जे के क्रॉस आई अपॉन आई जे के। ठीक है, तो के क्रॉस आई अपॉन आई जे के जो बनेगा ये क्या बन जाएगा? अब हमारे पास के क्रॉस आई बन रहा है जे कैप अपॉन नीचे 1 आ गया, तो ये जे कैप बन जाएगा। तो समझ आ रहा होगा, के कैप का जो डैश है वो के कैप हो जाएगा। तो आई का रेसिप्रोकल आई, आई का रेसिप्रोकल आई डैश जो है वो भी आई होगा, जे का रेसिप्रोकल जे होगा, के का रेसिप्रोकल के होगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि आई जे के का रेसिप्रोकल सिस्टम क्या है, तो हम बोलेंगे आई डैश जे डैश के डैश जो है ये इसका रेसिप्रोकल सिस्टम है, और ये किसके बराबर है? आई जे के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया? इजी सा प्रॉब्लम था। देखो डेफिनेशन आती होगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएंगे आपसे। इसकी वैल्यू निकालो आप, फाइंड ए क्रॉस ए डैश बी क्रॉस बी डैश सी क्रॉस सी डैश। निकालो जल्दी से।
आंसर आया नहीं इसका आंसर? सर 0। हाँ 0 आएगा। बाकी लोग देखो उनका आ गया। अरे पता नहीं क्या कर रहे हो यार, तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। पढ़ते पढ़ते नहीं यार, कम बच्चों के हुए हैं, 5-6 बच्चों का आंसर आया बस। ए क्रॉस, इसका क्या आएगा? बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, ये लिखो ना इसको ऐसे। बी का क्या आएगा? सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। फिर सी का क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम तो ए बी सी आ ही गया। अब न्यूमरेटर क्या बनेगा आपका? ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। अब ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये अभी कल परसों यही तो पढ़ा रहे थे। ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर प्लस बी डॉट ए सी वेक्टर, ये वाले वेक्टर से दूर वाले पे जाते हैं, बी डॉट ए सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर प्लस सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में सबके क्या है? एबीसी। तो अब देखो, ए डॉट सी बी वेक्टर कैंसिल हो गया, ए डॉट बी ये आ गया, ये तो इसी से कैंसिल हो जा रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गए, क्या वैल्यू आ गई? 0। ठीक है, अभी निकालो। फाइंड ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश। इनफैक्ट आप इसमें ना सिमिट्री भी कर सकते थे। मान लो आप पूरा नहीं सॉल्व करना चाह रहे हो तो क्या हो रहा है, ए की जगह बी आ रहा है, बी की जगह सी, सी की जगह ए। अब देखो यहाँ पे ए की जगह बी रखोगे ये आ जाएगा, सी की जगह ए रखो, बी की जगह सी रखो, बस ऐसे भी कर सकते हो। सेम इसमें भी यही करना, सिमिट्री लगा के करो इसको। तो आंसर बताओ इसका। आप सब लोग हमेशा कैलेंडर से मीटिंग ज्वाइन किया करो बेटा, या पोस्ट में जाके देखा करो कौन सा डे है। जैसे एक तो हमारी मीटिंग मंडे से फ्राइडे वाली रहती है ना, तो वो तो 8 AM वाली है। अब बाकी कोई भी मीटिंग होगी वो अलग से हम क्रिएट करेंगे, और जैसी वो हो जाएगी उसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। जैसे ये आज खत्म हो गई क्लास तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल को आपको ज्वाइन नहीं करना है, वो ब्लैक कलर में शो होता है जो कैंसिल्ड होता है ना। तो हमेशा पोस्ट में जाके या कैलेंडर में जाके ज्वाइन करो, तो गलत ज्वाइन नहीं करोगे।
हाँ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी आएगा। देखो अब करते हैं पहले एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ए डैश क्रॉस बी डैश, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए डैश क्या होता है, बी क्रॉस सी, ठीक है, अपॉन ए बी सी, क्रॉस बी डैश क्या होगा, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। अब इसके बाद वाला तो हम सिमेट्री से लिख ही देंगे। तो ए डैश किसके बराबर आएगा, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। बी डैश किसके बराबर आएगा, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब क्या होगा ये अब इसको ना आर वेक्टर मान लेते हैं पहले, बी क्रॉस सी को। तो आर क्रॉस सी का क्या फॉर्मूला होता है, आर डॉट ए सी वेक्टर माइनस आर डॉट सी ए वेक्टर, ठीक है, अपॉन नीचे हमारे पास आ जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर। अब आर क्या था अपना, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी सी ए सी वेक्टर माइनस बी क्रॉस सी डॉट सी क्या हो जाएगा, बी सी सी, बी सी सी क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो गया, अपॉन ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ये ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी सी सी वेक्टर। तो अच्छा एक ए बी सी कैंसिल कर देना, क्योंकि ए बी सी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में ए बी सी का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा सी वेक्टर अपॉन ए बी सी। अब ये ध्यान रखना, एबीसी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, तो एबीसी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सी अपॉन एबीसी आ गया। तो आपको अब समझ आ ही गया होगा कि भाई ये वाली जो टर्म है, ये तो बन रही है हमारे पास सी अपॉन एबीसी, जो ये वाली टर्म है सी अपॉन एबीसी। दूसरी टर्म जो है वो बन रही है, वो ये क्या बनेगी, बी क्रॉस सी आ गया तो ए अपॉन एबीसी बन जाएगी ये। और नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बनेगी, बी अपॉन एबीसी। तो तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड टर्म हमारी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी। तो याद, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है एक्चुअली में, ए प्लस बी प्लस सी तो एक वेक्टर ही देगा ना। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो ये हो गया 53। प्रॉब्लम 54। ये है आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट ए डैश ए वेक्टर, प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्लस आर डॉट बी डैश बी वेक्टर प्लस आर डॉट सी डैश सी वेक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट ये प्रूव करनी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट ए डैश प्लस आर डॉट बी डैश प्लस आर डॉट सी डैश, ठीक है, सच दैट ए बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। करो ये, ट्राई करो। आर डॉट ए डैश ए प्लस आर डॉट बी डैश बी प्लस आर डॉट सी डैश सी, और इसमें है आर इज इक्वल टू नेक्स्ट वाले में आर डॉट ए डैश आर डॉट बी डैश आर डॉट सी डैश।
हो रहा है ये प्रूफ कि नहीं हो रहा है? ये ले लेना आप। हाँ इसमें है। ये तो लंच पे चलो एक बार बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या करना है, ABC नॉट इक्वल टू 0 देने का क्या मतलब होगा कि ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो हम आर वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो इधर ध्यान दो, आर वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी, क्योंकि नॉन कोप्लेनर वेक्टर है ना, तो 3D वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी। ठीक है, ये आपको वहां पे बताया था लीनियर डिपेंडेंस ऑन वेक्टर पे। अब मैं जानता हूं कि भाई ए डॉट ए डैश क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने क्या किया, आर डॉट ए डैश ले लिया। तो आर डॉट ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा ए डॉट ए डैश प्लस म्यू बी डॉट ए डैश प्लस डेल्टा सी डॉट ए डैश। ठीक है, अब बी डॉट ए डैश क्या है, 0 के बराबर, सी डॉट ए डैश भी क्या है, 0 के बराबर, पता है ना, ये तो ए डैश डॉट बी 0 होता है, अभी बताया था, ए डैश डॉट सी भी 0 होता है, ए डैश डॉट ए क्या होता है, 1 होता है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर डॉट ए डैश आ गई। ऐसे आप क्या करो, इसका आपने डॉट ए डैश के साथ लिया, बी डैश के साथ ले लो, तो आर डॉट बी डैश किसके बराबर आ जाएगा, म्यू बी। आप समझ गए क्या होगा, ये आएगा लैम्डा ए डॉट बी डैश म्यू बी डॉट बी डैश डेल्टा सी डॉट बी डैश। तो बी डॉट बी डैश तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये टर्म आपकी 1 हो जाएगी, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो बी डॉट बी डैश 1 हो गया, तो म्यू किसके बराबर आ गया, आर डॉट बी डैश। ऐसे डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, आर डॉट सी डैश। तो आपका जो आर वेक्टर है उसको अब आप लिख सकते हो, आर डॉट ए डैश ए प्लस प्लस आर डॉट बी डैश बी प्लस आर डॉट सी डैश सी। बात समझ आ गई? अब ऐसे ही अगर आप आर वेक्टर को, जो सेकंड पार्ट है उसमें आर, ये तो फर्स्ट पार्ट में हो गया, सेकंड पार्ट में आप, क्योंकि एबीसी नॉन जीरो है, एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो वो नॉन कोप्लेनर होंगे। तो एबीसी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, ए डैश बी डैश सी डैश इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए डैश प्लस म्यू बी डैश
प्लस डेल्टा सी डैश, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, आर डॉट ए किसके बराबर आ जाएगा, ये लैम्डा ए डॉट ए डैश जो होता है वो 1 हो जाएगा, तो ये लैम्डा आ जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, आर डॉट बी जो है वो म्यू के बराबर आ जाएगा और आर डॉट सी जो है वो डेल्टा के बराबर आ जाएगा। तो आप इसकी हेल्प से आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो, आर डॉट ए डैश प्लस आर डॉट बी डैश प्लस आर डॉट सी डैश, बस बात बन गई। ठीक है, अब देखो किसी को नहीं समझ आया तो बताओ मुझे। यहाँ तक ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो। करो भाई जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम नंबर 54। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्या थी रेसिप्रोकल सिस्टम की डेफिनेशन, ए डैश बी डैश सी डैश को हम एबीसी वेक्टर के रेसिप्रोकल बोलेंगे अगर ए डैश डॉट ए वन हो जाए, बी डैश डॉट बी वन हो जाए, सी डैश डॉट सी वन हो जाए। ठीक है, साथ में ए डैश बी डैश सी डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। फिर उसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो इस चैप्टर में फ्लो ऐसा ही है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी मिसलेनियस प्रॉब्लम कर रहे हैं, उससे पहले मैं इसको फ्लो बता देता हूँ। इस चैप्टर में ऐसा है कि जैसे सबसे पहले तो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी कुछ, उसके बाद हमने लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर पढ़ा था। उसमें ये पढ़ा था कि एक डायमेंशन में अगर कोई भी वेक्टर चाहिए होता है तो आप एक वेक्टर की हेल्प से बना सकते हो। 2 डायमेंशन में अगर आपको कोई भी वेक्टर चाहिए तो आपको 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर चाहिए होंगे। 3 डायमेंशन में अगर आपको वेक्टर चाहिए तो आपको या तो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए या 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर चाहिए, जिसमें आप एक वेक्टर ए क्रॉस बी बना लेते हो। फिर आपने स्केलर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस और उसकी प्रॉपर्टीज। फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके क्वेश्चंस। फिर आपने स्केलर टेबल प्रोडक्ट पढ़ा, फिर आपने वेक्टर टेबल प्रोडक्ट पढ़ा, फिर आपने वेक्टर इक्वेशंस पढ़ी और फिर आपने रेसिप्रोकल सिस्टम पढ़ा। तो ये चैप्टर है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। जिसने इसके लेक्चर मिस किए हुए वो सारे लेक्चर्स देखो, तभी बात बन पाएगी। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट करना है और उसके बाद पैकेज करना है, दोनों चीजें फाइल्स में हैं। ठीक है, तो अब इसके हम मिसलेनियस प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें मुश्किल मुश्किल भी काफी बन जाते हैं। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम जेई का प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकते हैं कि भाई ऑप्शंस बना के डाल दिए। देखो, इफ एन इंसिडेंट रे is along the unit vector, if an incident ray is along the unit vector v cap, the reflected ray is along the unit vector w cap and the normal is along the unit vector a cap express w cap in terms of a cap and v cap। ठीक है, if an incident ray is along the unit vector v cap, the reflected ray is along the unit vector w cap, the normal is along the unit vector a cap, express w cap in terms of a cap and v cap। करते हैं, चलो देखो।
पहले तो ना इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद से प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लो ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, एक इंसिडेंट रे है जो वी कैप के लॉन्ग है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आया, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल हो गया, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो गया। वो रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ना, तो ये मान लेते हैं ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो इंसिडेंट रे सरफेस की डायरेक्शन में आएगा, तो ये वी कैप है, सॉरी आई कैप नहीं है, वी कैप है, तो ये वी कैप हो गया। तो वी कैप की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, और डब्ल्यू कैप की डायरेक्शन ये वाली है, और ए कैप की डायरेक्शन ऐसे इस डायरेक्शन में है। तो इंसिडेंट रे इज वी कैप, रिफ्लेक्टेड रे इज डब्ल्यू कैप, एंड द नॉर्मल इज अलोंग ए कैप। तो हमें क्या करना है, अब इस डब्ल्यू को इन टर्म्स ऑफ ए और वी में एक्सप्रेस करना है। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, तो जो ए कैप है वो इसका एंगल बाइसेक्टर ही तो है। ए कैप जो है वो किसका एंगल बाइसेक्टर है, डब्ल्यू और वी का नहीं, डब्ल्यू और माइनस वी का, समझ रहे हो, डब्ल्यू और माइनस वी का होगा ना, क्योंकि वी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आप इधर को वी जा रहा है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस वी कैप। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब ए कैप जो है वो एंगल बाइसेक्टर है और खुद ही यूनिट वेक्टर है, तो आपको लिखना पड़ेगा डब्ल्यू माइनस वी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू माइनस वी। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मेरे को एक्सप्रेस क्या करना है, डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड वी। तो डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड वी एक्सप्रेस करना है, तो डब्ल्यू कैप तो मेरे पास आ रहा है, डब्ल्यू माइनस वी कैप आ जा रहा है, ए कैप इंटू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू कैप माइनस वी कैप, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये मॉडुलस तो स्केलर होगा, तो डब्ल्यू कैप आपके पास आ जा रहा है ए कैप मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू कैप माइनस वी कैप ए कैप प्लस वी कैप, ठीक है। बट ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यू के आंसर में डब्ल्यू थोड़ी आना चाहिए, डब्ल्यू के आंसर में तो उसने क्या बोला है, ए और वी आने चाहिए, ठीक है जी। तो डब्ल्यू माइनस वी का कुछ जो गड़बड़ है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। जब भी ऐसा मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम उसका होल स्क्वायर करते हैं, तो वन प्लस वन माइनस टू डब्ल्यू डॉट वी, ये टर्म बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। डब्ल्यू माइनस वी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, समझ आ गया ना कैसे किया, मॉड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वी स्क्वायर माइनस टू डब्ल्यू डॉट वी, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, टू माइनस, अच्छा डब्ल्यू डॉट वी का मतलब हो गया डब्ल्यू और वी के बीच का एंगल, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो डब्ल्यू और वी के बीच का, ये याद है ना, डब्ल्यू और वी का अगर डॉट ले रहे हैं तो मॉड डब्ल्यू मॉड वी जो दोनों ही वन हो जाएंगे, ठीक है। मॉड डब्ल्यू कैप मॉड वी कैप कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, तो डब्ल्यू एंड वी के बीच का एंगल ये वाला एंगल कंसीडर होगा, क्योंकि वी की डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस टू थीटा, तो कॉस ऑफ पाई माइनस टू थीटा, तो टर्म बन जाएगी टू प्लस टू कॉस टू थीटा, विच इज सेम एज फोर, टू कॉमन आ जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा इज टू कॉस के थीटा, तो फोर कॉस के थीटा। तो बिकॉज थीटा यहाँ पे क्यूट लेके चल रहे हैं हम, तो डब्ल्यू माइनस वी डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा टू मॉड कॉस थीटा, अंडर रूट हटा लेने पर तो टू कॉस थीटा हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज एक्यूट, ठीक है जी। बट आपको क्या चाहिए, इसको ए और वी के टर्म्स में चाहिए, आपको कॉस थीटा के टर्म में थोड़ी आंसर चाहिए, यहाँ पे कॉस थीटा थोड़ी लिखोगे, तो ए डॉट वी निकाल लो आप, तो उससे समझ आ जाएगा। अब ए डॉट वी किसके बराबर आएगा, मॉड ए, जो कि वन है ऑब्वियसली, तो ये वाली टर्म आ जाएगी मॉड ए मॉड वी। अब ए और वी के बीच का एंगल, तो ए ये है वी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो दिस टर्म इज माइनस कॉस थीटा। तो अब हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू कैप इज इक्वल टू वी कैप, डब्ल्यू माइनस वी की जगह आ जाएगा टू कॉस थीटा आएगा ना, तो माइनस टू टाइम्स ऑफ ए डॉट वी, और यहाँ पे आ जाएगा ए कैप। तो ये इसका आंसर हो गया। देख लो भाई, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ मुझे, देख लो एक बार, कुछ अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो, अगर कुछ नहीं समझ आया तो बताओ।
ठीक है, चलो। तो ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको डाउट है इसमें, वो बताओ मुझे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया 55। प्रॉब्लम 56। लेट u and v at u and v be the unit vector if w cap is a vector such that w plus w cross u is equal to v, then prove that modulus of u cross v dot w is less than equal to half and equality holds if u is perpendicular to v। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो u और v यूनिट वेक्टर है, w इज अ वेक्टर सच दैट w प्लस w क्रॉस u इज इक्वल टू v, देन प्रूव दैट u क्रॉस v डॉट w, मतलब ये स्केलेटेबल प्रोडक्ट हो गया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ से कम होना चाहिए और इक्वालिटी होल्ड करेगी जब u एंड v परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये बेसिकली ऐसा हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ यू वी डब्ल्यू हो गया। तो हमें ये किसी तरीके से, इस एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो वेक्टर इक्वेशन जैसा क्वेश्चन हो गया, हमें ना किसी तरीके से यू वी डब्ल्यू बनाना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से हम यू वी डब्ल्यू बनाने की कोशिश करेंगे, और ये दिया हुआ है यू एंड वी आर यूनिट वेक्टर, तो ये ध्यान रखना है कि यू एंड वी यूनिट वेक्टर है, डब्ल्यू के बारे में उसने नहीं बताया। चलो ठीक है, तो डब्ल्यू प्लस ये क्वेश्चन है मेरे पास, डब्ल्यू क्रॉस यू इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका डॉट वी के साथ ले लेते हैं, क्योंकि यू वी डब्ल्यू बन जाएगा ना, तो यहाँ पे वी डब्ल्यू यू बन जाएगा, तो वी के साथ डॉट लेते हैं, तो डब्ल्यू डॉट वी प्लस ये बन जाएगा वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू इज इक्वल टू वी डॉट वी। ठीक है, अब ये वी डब्ल्यू यू बनेगा स्केलेटेबल प्रोडक्ट में विच इज सेम एज यू वी डब्ल्यू, तो ये टर्म आ जाएगी यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डॉट वी इज वन, क्योंकि मॉड ऑफ वी स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज वन माइनस डब्ल्यू डॉट वी। ठीक है, तो हमारे पास यू वी डब्ल्यू का जो स्केलेटेबल प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, वन माइनस वी डॉट डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ये बात मुझे समझ आ गई। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी तो मेरे को u डॉट वी चाहिए था। ओके, तो एक काम करते हैं, अब इसका डॉट u के साथ लो, इसका डॉट u के साथ लेंगे। अभी मैंने सबसे पहले किसके साथ डॉट लिया था, v के साथ, अब मैं ले रहा हूँ डॉट u के साथ, तो क्या बनेगा u डॉट w प्लस u डब्ल्यू यू स्केलेटेबल प्रोडक्ट जो कि जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू v डॉट u। ठीक है, तो इससे हमारे को ये समझ आ गया। अच्छा जी, ये वाली टर्म तो हो गई, u डॉट w जो है इज इक्वल टू v डॉट u के बराबर हो रहा है। एक स्टेटमेंट ये क्लियर हो गई हमें, एक स्टेटमेंट हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, तो मेरे को यू वी डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड हाफ से कम करना है, या तो वन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो अब डब्ल्यू का डॉट डब्ल्यू के साथ ले लेते हैं, उससे देखते हैं वी डॉट डब्ल्यू कहीं बना है हमारे पास, वी डॉट डब्ल्यू तो बना ही नहीं है, यू डॉट डब्ल्यू बना है, वी डॉट यू बना है। चलो वी के साथ लेंगे तो वहां पे तो वी के साथ तो ले चुके हैं हम, डब्ल्यू के साथ लेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू के साथ भी ले लेते हैं। चलो डब्ल्यू के साथ अगर डॉट लेंगे तो डॉट विद डब्ल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू यू इज इक्वल टू वी डॉट डब्ल्यू। ये बात समझ आ गई। डब्ल्यू के साथ अगर आप डॉट लोगे तो मॉड डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू डब्ल्यू यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू। अच्छा, और ये पता नहीं है हमें,
डब्लू का मैग्नीट्यूड नहीं पता तो ये मॉड ऑफ डब्लू स्क्वायर आ जाएगा, तो वी डॉट डब्लू जो है वो मॉड ऑफ डब्लू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट वी हो गया, डॉट यू हो गया, डॉट डब्लू हो गया। अच्छा अब आते हैं हम लोग एक और, अभी तक हमारे पास ना यू वी डब्ल्यू वाली टर्म बस एक ही बनी है, तो एक काम करता हूँ मैं, यू क्रॉस वी, इसका डॉट ले लेते हैं हम यू क्रॉस वी के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थी हमारे पास, देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू क्रॉस यू इज इक्वल टू वी, ये क्वेश्चन है ना। अगर मैं इसका डॉट ले लेता हूँ यू क्रॉस वी के साथ तो क्या बनेगा वो अब देखते हैं। तो ये टर्म बन जाएगी यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू प्लस यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू इज इक्वल टू यू क्रॉस वी डॉट वी। तो ये वाली टर्म तो आपकी बन गई यू वी डब्ल्यू, चलो अच्छी बात है, एक टर्म तो ये बन गई। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या बनेगा। इसमें आपको पता है डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये तो चार वेक्टर का प्रोडक्ट आ गया ना, तो डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करते हैं। तो यू डॉट, ये डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया, वी क्रॉस डब्ल्यू क्रॉस यू कर दिया इसको, और यू वी भी आपका जीरो हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ गई यू वी डब्ल्यू प्लस यू डॉट, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, वी डॉट यू डब्ल्यू वेक्टर माइनस वी डॉट डब्ल्यू यू वेक्टर। समझ आ गया, वी डॉट यू डब्ल्यू वेक्टर माइनस वी डॉट डब्ल्यू यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब आगे देखते हैं, ये टर्म बन गई यू वी डब्ल्यू प्लस ये टर्म बन रही है वी डॉट यू, या यू डॉट वी लिख लेते हैं इसको, ये टर्म बन रही है यू डॉट वी इंटू यू डॉट डब्ल्यू। ठीक है, माइनस ये टर्म बन रही है वी डॉट डब्ल्यू इंटू यू डॉट यू, कितना हो जाएगा वन, तो ये जीरो हो गया। ये एक और रिलेशन आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन चार रिलेशन है, इनकी हेल्प से शायद कुछ ना कुछ तो प्रूव हो ही जाएगा। जितने भी पॉसिबल थे मैंने सब कर लिए हैं। देखो इस इक्वेशन का डॉट मैं यू के साथ ले सकता था, ले दिया, वी के साथ ले सकता था, ले दिया, डब्ल्यू के साथ ले सकते थे, ले दिया, और यू वी डब्ल्यू वाली टर्म बनानी थी तो यू क्रॉस वी के साथ डॉट लेना था, वो भी ले दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब मेरे पास टर्म है एक तो यू डॉट डब्ल्यू, यू डॉट डब्ल्यू देखो कहीं है, यू डॉट डब्ल्यू वी डॉट यू के बराबर है, चलो जी, एक तो ये बात बन गई। तो यहाँ से अब मेरे पास आ जा रहा है यू वी डब्ल्यू प्लस यू डॉट डब्ल्यू इज यू डॉट वी, तो ये यू डॉट वी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब वी डॉट डब्ल्यू पे आते हैं, वी डॉट डब्ल्यू मॉड ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर है। ठीक है, और कहीं पर है वी डॉट, यहाँ पर देखो वी डॉट डब्ल्यू किसके बराबर है, यहाँ से वी डॉट डब्ल्यू आ जाएगा वन माइनस, वन माइनस क्या था हमारा, यू डॉट डब्ल्यू जो था, कहाँ गया, डब्ल्यू डॉट वी, हाँ वन माइनस यू वी डब्ल्यू, तो वन माइनस यू वी डब्ल्यू बन जाएगा यू वी इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास आ गया टू टाइम्स ऑफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वन माइनस यू डॉट वी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वाली जो टर्म है टू टाइम्स ऑफ यू वी डब्ल्यू जो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन हो जाएगी। समझ रहे हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन क्यों होगी, क्योंकि वन माइनस यू डॉट वी का होल स्क्वायर है ना बेटा ये, तो यू डॉट वी का होल स्क्वायर जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन ही तो होगी। और कब वन होगी, जब यू डॉट वी जीरो होगा। तो इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी यू वी डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा हाफ से कम आएगी, और ये हाफ के बराबर तब होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ व्हेन यू डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। समझ गए, तो ये स्टेटमेंट हो, यही प्रूव करना था हमें। तो एक बार देखो हमने क्या किया, एक बार डॉट यू के साथ लिया, वी के साथ लिया, डब्ल्यू के साथ लिया, कुछ कंडीशंस आ गई, एक बार यू क्रॉस वी के साथ डॉट लिया, फॉर्मूले वगैरह लगाए, और फिर वैल्यूज पुट कर दी, तो वहां से एक रिलेशन आ गया टू यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वन माइनस यू डॉट वी का होल स्क्वायर। तो टू टाइम्स ऑफ यू वी डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू वन, तो यू वी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू हाफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यू डॉट वी का होल स्क्वायर हमेशा इस टर्म को वन या वन से कम कर देगा, और ये हाफ के बराबर कब होगा, जब यू डॉट वी जीरो होगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू हाफ है, और इक्वालिटी होल्ड्स इफ यू इज परपेंडिकुलर टू वी। तो यू जब यू डॉट वी जीरो होगा इसका मतलब क्या है, यू और वी परपेंडिकुलर होंगे। देखो भाई ऑल क्लियर हो गया, ऑल क्लियर कर दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।
सबको समझ आ गया? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया 56 क्वेश्चन। अच्छा, 57 में ये देखो, इसको हम कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, जो इस क्वेश्चन को जिसकी हेल्प से हम करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इफ ए इज अ रियल कांस्टेंट, ए बी सी आर वेरिएबल एंगल्स, ए स्क्वायर माइनस 4 tan ए tan बी, ए स्क्वायर प्लस 4 tan सी इज इक्वल टू 6a। ए कोई रियल नंबर है और ये एक स्टेटमेंट दे दी, देन फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो तीन टर्म तो आपको एक ही दिख रही है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, ये डिफाइंड होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, और तीन टर्म आपको दिख रही है tan ए tan बी tan सी। तो मान लो मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ अल्फा और एक वेक्टर ले रहा हूँ बीटा, तो हम जानते हैं अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, मॉड अल्फा मॉड बीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं मॉड अल्फा इंटू मॉड बीटा, लिख सकते हैं ना। तो इसी को कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं, दैट अल्फा डॉट बीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फा मॉड बीटा। ठीक है, अब मान लो अल्फा के जो कंपोनेंट है वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, बीटा के जो कंपोनेंट है वो बीटा 1 आई कैप बीटा 2 जे कैप बीटा 3 के कैप है। तो अल्फा डॉट बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 3 बीटा 3। तो दिस टर्म इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा 3 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर बीटा 2 स्क्वायर बीटा 3 स्क्वायर। तो ये टर्म है हमारे पास, समझ गए। बस अब इसी को यूज करेंगे हम इस टाइप के प्रॉब्लम। अब आपको देख के भी समझ आ रहा होगा, tan स्क्वायर tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर सी वाली टर्म आ रही है तो मैग्नीट्यूड है। तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर अल्फा मान लेते हैं विच इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 के कैप। ठीक है, और बीटा वेक्टर मान लेते हैं हम लोग tan ए आई कैप tan बी जे कैप tan सी के कैप। ठीक है, अब इस पे इनइक्वालिटी लगाओ ये। अब आप इनइक्वालिटी लगाओगे तो क्या लिखोगे, अल्फा डॉट बीटा इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फा मॉड बीटा, ये तो हम जानते ही हैं। तो अल्फा डॉट बीटा आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों का डॉट आ जाएगा जो कि उसने दिया हुआ है, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 6a के बराबर दिया हुआ है। तो 6a इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इन तीनों का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा विच इज ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर ई प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, है ना। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, टर्म क्या आ जाएगा, ये टर्म बन जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 6a डिवाइडेड बाय, ये टर्म क्या बनेगी,
3a² बन जाएगा ना, तो √3 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी अंडर रूट में है। अब अंडर रूट अगर आप हटाओगे दोनों साइड से होल स्क्वायर करने के बाद, तो आपके पास आ जाएगा tan² a प्लस tan² b प्लस tan²c इज ग्रेटर देन 6 का होल स्क्वायर करोगे 36/3 12, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। सो इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया 12। बताओ भाई, समझ आया नहीं समझ आया? क्लियर है सबको? ऑल क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 58। इफ a vector, b vector and c vector are unit vectors satisfying mod of a minus b का होल स्क्वायर plus mod of b minus c का होल स्क्वायर plus mod of c minus a का होल स्क्वायर is equal to 9, then value of mod of 2a vector plus 5b vector plus 5c vector ये निकालना है। करो एक बार, ट्राई करो इसको, देखो किसी का आंसर आ रहा है।
क्या हुआ, नहीं हो रहा? किसी का भी आंसर नहीं आ रहा? इंटीजर है ये? चलो मैं बताता हूँ। माइक बंद करो भाई अपना। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एबीसी यूनिट वेक्टर है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ठीक है, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी, मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास आ जाएगा ये 1 1 1 1 1 1 6 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2, ठीक है, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना आ जाएगा, -3/2, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको निकालो एक बार। ये टर्म किसके बराबर होती है, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ये जो टर्म है ना, अब ये -3/2 वाली जो टर्म है ना, a डॉट बी डॉट सी डॉट ए -3/2, ये एक स्पेसिफिक केस नहीं होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला। तो अभी हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स उतना अच्छे से ध्यान ना हो, बट ये आप मैं कई बार बता चुका हूँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। तो ये ना वही वाला सेट बनता है, तो a डॉट बी डॉट सी डॉट ए -3/2 आ रहा है, तो ये वही बनेगा, एक ए वेक्टर जो है वो 1,0,0 बनेगा, ऐसे करके बी वेक्टर ओमेगा बनेगा, सी ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो इसको अब वेक्टर से अगर कर रहे हैं तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, अब देखना ये 0 आ जाएगा। ये क्या बनेगा, देखो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1,113, ये आ जाएगा 2 इंटू -3/2, ये टर्म 0 आ गई। इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है। ये इससे कंक्लूजन निकल आएगा। गिवन क्या था इसमें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर 9 के बराबर है। ओपन अप करके देखा तो उससे आगे a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए -3/2। इससे ये पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर निकाल रहा हूँ वो टर्म तो 0 आ रही है। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अगर 0 है तो वेक्टर ही 0 होगा खुद में, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें देखो निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस 5b प्लस 5c, ये निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस 5 टाइम्स ऑफ b प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, -a, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -3a वेक्टर, तो 3 मैग्नीट्यूड ऑफ a विच इज 1, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी, देख लो कुछ है तो बताओ जल्दी से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर कर दो एक बार, चैट बॉक्स में इमोजी बना दो, हाँ ये बना दो, पेंगुइन बना दो। आगे लोगों को क्लियर नहीं है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 58।
प्रॉब्लम नंबर 59, ये भी जेई का प्रॉब्लम है। इफ यू वी डब्ल्यू if u v and w are three non-coplanar unit vectors and alpha beta gamma are the angles between u and v and w and u respectively, and x y z, थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है लिखने में, आर यूनिट वेक्टर्स, बट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। यूनिट वेक्टर्स along the bisectors of alpha beta gamma respectively. Prove that x cross y, y cross z, z cross x is equal to 1/16 times of u v w का होल स्क्वायर secant square alpha by 2 secant square beta by 2 secant square gamma by 2। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। UVW आर थ्री नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो एक प्लेन में नहीं आ रहे हैं। अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल बिटवीन यूवी के बीच का एंगल अल्फा है, वी और डब्ल्यू के बीच का एंगल बीटा है, डब्ल्यू और यू के बीच का एंगल गामा है, और एक्स वाई जेड आर दी यूनिट वेक्टर अलोंग दी बाइसेक्टर। तो एक्स जो है वो यू और वी के बीच का एंगल बाइसेक्टर है, वाई जो है वो वी और डब्ल्यू के बीच का एंगल बाइसेक्टर है, और जेड जो है वो डब्ल्यू और यू के बीच का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बेसिकली एक्स वेक्टर आपके अल्फा को बाइसेक्ट करेगा, वाई वेक्टर आपके बीटा एंगल को बाइसेक्ट करेगा, जेड आपके गामा को बाइसेक्ट करेगा। तो हमें ये निकालना है। एक बार थोड़ा सा ट्राई करो 1-2 मिनट के लिए, फिर मैं बताता हूँ। जिसको भी समझ आ रहा है कुछ वो चैट बॉक्स में लिखो कि क्या करना है। देखो क्या था इसमें, जो x है ना वो यूनिट वेक्टर अलोंग दी बाइसेक्टर है। तो एक काम करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड उठा के प्रूव ही तो करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। पहले तो ये देखो, ये फॉर्मूला होता है ना, एक्स क्रॉस वाई, वाई क्रॉस जेड, जेड क्रॉस एक्स, हमने क्वेश्चन की तरह इसको डिराइव भी कर रखा है। ये एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब जो आपका एक्स वेक्टर है ना वो यू और वी का एंगल बाइसेक्टर है। तो एक्स वेक्टर आपका आएगा, एक्स वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, तो ये आएगा यू प्लस वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू प्लस वी। बात समझ आ गई? एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते थे? और u और v भी यूनिट वेक्टर ही तो है, यूनिट वेक्टर है ना। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलता था? a कैप प्लस b कैप, a और b का एंगल बाइसेक्टर होता है a कैप लैम्डा टाइम्स ऑफ a कैप प्लस b कैप। अब आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो u प्लस v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस v आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस v निकाल लेते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 + 1 + 2 u डॉट v आ जाएगा।
अब u और v के बीच का एंगल कितना है, वो उसमें वो काम आ जाएगा ना, ये सीकेंट अल्फा उसी से बनेगा शायद। u और v के बीच का एंगल है अल्फा, तो ये आ जाएगा 2 + 2 cos अल्फा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं u + v का जो मैग्नीट्यूड है होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, 4 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो u + v का मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 cos अल्फा बाय 2। अब समझ आ रहा होगा आपको, तो ये आ जाएगा x वेक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास u + v अपॉन 2 cos अल्फा बाय 2। अच्छा जी, y वेक्टर किसके बराबर आएगा, y किसका आया है, एंगल बाइसेक्टर बीटा का, v और w का है, तो v + w अपॉन 2 cos बीटा बाय 2। सेम उसी तरीके से z वेक्टर जो आएगा वो किसका एंगल बाइसेक्टर है, z है हमारा गामा का, गामा किसका है, w और u का, तो u + w डिवाइडेड बाय 2 cos गामा बाय 2। अब हमें निकालना क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड अभी भी हमने निकाली थी x y z का होल स्क्वायर है, तो वो आ जाएगा u + v डिवाइडेड बाय 2 cos अल्फा बाय 2, v + w 2 cos बीटा बाय 2, w + u 2 cos गामा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो 2 cos अल्फा बाय 2, 2 cos बीटा बाय 2, 2 cos गामा बाय 2। अब 2 cos, अब क्या होगा, ये रो की तरह बिहेव करेगा, तो 2 cos अल्फा बाय 2, 2 cos बीटा बाय 2, 2 cos गामा बाय 2 क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 2 2 निकलेगा। अब मान लो जैसे डिटर्मिनेंट अकेला होता तो 2 2 2 8 निकलता। ठीक है, cos अल्फा बाय 2, cos बीटा बाय 2, cos गामा बाय 2 निकलता, बट उसका अब होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर साथ में यहाँ पे बच जाएगा u + v, v + w, w + u का होल स्क्वायर। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी, ये बन जाएगा यू वी डब्ल्यू, तो ये बन जाएगा यू वी डब्ल्यू, 2 यू वी डब्ल्यू बनता है ना ये, तो 2 यू वी डब्ल्यू, यू + v, v + w, w + u, 2 यू वी डब्ल्यू बनता है ना, तो 2 यू वी डब्ल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा 64 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, cos स्क्वायर बीटा बाय 2, cos स्क्वायर गामा बाय 2। अब हमें निकालना था, हमें क्या प्रूव करना था, 1/16 था शायद, हाँ 1/16 हो गया ना, 4 डिवाइडेड बाई 64 इज 1/16, ये आ जाएगा यू वी डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ये भी था। और साथ में ये टर्म ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाय 2, सीकेंड स्क्वायर बीटा बाय 2, सीकेंड स्क्वायर गामा बाय 2। ठीक है, तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। समझ आ गया सबको कैसे किया, देख लो एक बार, कुछ भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो बताओ। ऑल क्लियर करो एक बार। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखना है हमें, ये हो गया 59। लेट V be the volume of parallelepiped formed by the vectors A vector is equal to A1 A2 A3। ठीक है, मतलब A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, B vector is equal to B1 B2 B3 and C vector is equal to C1 C2 C3। ठीक है, if AR, BR, CR for R is equal to 1 2 3, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के ऊपर बोल रहा है। R नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स and summation of R1 to 3
AR plus BR plus CR is equal to 3L, then show that वॉल्यूम इज लेस देन इक्वल टू एल क्यूब। ये हमें प्रूव करना है, जो वॉल्यूम है वो लेस देन इक्वल टू एल क्यूब है। लेट V be the volume of parallelepiped formed by the vectors A, B, C if AR, BR, CR are the non-negative real numbers and R1, 2, 3 AR, BR, CR is equal to 3L, then show that volume is less than equal to L cube। ठीक है जी, अब इसको करते हैं। एक तो ये चीज पता है कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। और V जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड है, तो V जो होगा आपका वो तो आपके पास आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो V होगा ये हो जाएगा V इज इक्वल टू A क्रॉस B डॉट C। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, आ जाएगा मॉड A मॉड B कुछ साइन थीटा आ जाएगा, और मॉड C कुछ कॉस अल्फा आ जाएगा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C वेक्टर, और A और B के बीच एंगल थीटा है। तो V की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मॉड A मॉड B मॉड C होगी। अब इसको हमें L से रिलेट करना है किसी तरीके से। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आएगी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। मैं तो देखो ये सोच रहा हूँ V मेरे पास है, V किससे कम है वो सोच लिया मैंने। अब मेरे को किसी तरीके से L क्यूब बनाना है, अब मैं वो सोचूंगा कि L क्यूब कैसे बनेगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। अब L हमारा क्या है, हमारे पास ये दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3, B1 प्लस B2 प्लस B3, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो टर्म है ना ये हमें 3L के बराबर दी हुई है, ठीक है। ये वाली टर्म हमें किसके बराबर दी हुई है, 3L के बराबर दी हुई है। अब हमें किसी तरीके से ये सोचना है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हम किस तरीके से बनाएं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको अगर मैं IJK तो कुछ दिया नहीं हुआ, बस ये दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर मान लेते हैं मैं इसको अल्फा और इसको बीटा और इसको गामा मानता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा गामा की पावर 1/3, ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा मैंने माना हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू B1 प्लस B2 प्लस B3 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस टर्म इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हमारी 3L है, तो ये L क्यूब से हमेशा छोटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इज लेस देन इक्वल टू ये वाली टर्म ना। अच्छा ठीक है, हाँ अब हो गया। देखो अब ये बताओ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर जो होगा ये इस टर्म से छोटा होगा ना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस 2A2 A3 प्लस 2A3 A2 A3 A1। क्यों इससे छोटा होगा, क्योंकि ये तीनों टर्म तो हैं ही इसमें, और ये वाली साथ में इसकी टर्म क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर कोई जीरो भी होता है तो इक्वालिटी आ जाएगी, अदरवाइज इक्वालिटी नहीं आएगी। इक्वल अगर नॉन जीरो है, नॉन जीरो बोला ही हुआ है उसने, उसने पॉजिटिव टर्म बोला हुआ है ना, तो इसमें इक्वालिटी नहीं आएगी, इनइक्वालिटी आएगी। तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर जो होगा वो लेस देन A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, ये वाली जो टर्म है वॉल्यूम की ये लेस देन A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली टर्म किससे छोटी हो जाएगी, B1 प्लस B2 प्लस B3 से छोटी हो जाएगी, और ये वाली टर्म C1 प्लस C2 प्लस C3 से छोटी हो जाएगी। तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो L क्यूब से छोटा है, तो लेस देन L क्यूब आएगा, इसमें इक्वालिटी नहीं आएगी। इसमें इक्वालिटी तब आएगी जब कोई भी नंबर्स आपके जो हैं इसमें क्वेश्चन में हमें चेंज करना चाहिए, वॉल्यूम इज लेस देन L क्यूब, ठीक है। बात क्लियर हो गई, एक बार दोबारा देख लो। वॉल्यूम हमने मान लिया ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको लिख लिया A क्रॉस B डॉट C। अब ये वाली वैल्यू जो होगी मॉड A मॉड B sin थीटा मॉड C cos अल्फा हो जाएगा, फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C, और वो आ जाएगा लेस देन मॉड A मॉड B मॉड C। फिर वो वाली टर्म आ जाएगी
उनका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया, इस पे तो पहले एम जी एम लगा लिया, तो उससे ये आ गया कि a1 प्लस a2 प्लस a3 b1 प्लस b2 प्लस b3 इंटू c1 प्लस c2 प्लस c3 का जो प्रोडक्ट है वो l क्यूब से कम है। अब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर जो है वो इससे तो छोटा ही होगा, तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 किससे छोटी, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म अब a1 प्लस a2 प्लस a3 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन a1 प्लस a2 प्लस a3 आ जाएगा। मतलब ये वाली जो टर्म है, अब जो वॉल्यूम इससे छोटा है ना, अंडर रूट कहाँ था, ये था, वॉल्यूम इस टर्म से छोटा है, और ये जो टर्म है ये फर्दर इससे छोटी है, ये वाली टर्म इससे छोटी, ये वाली टर्म इससे छोटी, ये वाली टर्म इससे छोटी है, तो उससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो वॉल्यूम है हमारा, ये वाली टर्म इससे छोटी, ये वाली टर्म इससे छोटी, ये वाली टर्म इससे छोटी, ये जो वॉल्यूम है ये वाली टर्म से छोटा रहेगा। अब इस टर्म को हमने निकाल ही लिया था, ये एल क्यूब से छोटा है, तो फर्दर लेस देन एल क्यूब हो जाएगा। इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब इनमें से कुछ नंबर्स आपस में बराबर हो, जैसे a1 a2 a3 आपस में बराबर हो जाए, b1 b2, तो हो सकता है इक्वालिटी होल्ड करे। तो और वो अगर a1 a2 a3 नॉन जीरो होंगे तब तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि इसमें ये आ जाएगा ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज लेस देन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये वाली टर्म आ रही है ना, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए वॉल्यूम लेस देन इक्वल टू एल क्यूब आएगा। समझ आ गया होगा आप सब लोगों को, एक बार ऑल क्लियर कर दो अगर समझ आ गया तो। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे अब खत्म हो जाता है, अगर नहीं समझ आया तो इसके नोट्स देखना, मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए, और कुछ ज्यादा नहीं था इसमें, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अब हम मंडे को क्लास होगी हमारी, उसमें हम 3D स्टार्ट करेंगे। तो अब आपका होमवर्क है कि जल्दी से जल्दी इसकी असाइनमेंट और इसका मॉड्यूल करने की कोशिश करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके मतलब टॉपिक स्ट्रांग होंगे। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपका टॉपिक स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, आपके टेस्ट में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हम मंडे को 3D स्टार्ट करेंगे, पैरेलल में आप वेक्टर करते रहो सब लोग। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं मुझे मैसेज कर दो, मैं हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे में किसकी डाउट क्लास भी रख लो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरी अब नेक्स्ट क्लास है, तो अब और ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, बाकी किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर सकता है।